तो पुनः आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नीतीश जॉन बीएससी में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने आपके इतिहास के यूरोप में राष्ट्रवाद पहले चैप्टर के 2 अंकीय प्रश्न सारे देख लिए थे। आज की इस वीडियो में हम 5 अंकीय प्रश्न देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इससे बाहर आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे। और मैं आपको जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ वो सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश जॉन बीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो बिना समय गवाए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपको बतला दूं कि ये 5 अंकीय प्रश्न है। 2 अंकीय प्रश्न आपको पिछले वीडियो में करा दिए गए थे। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया हूँ, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कंप्लीट कराया जा चुका है। तो बिना समय गवाए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान को बताइए। यानी इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के क्या क्या योगदान थे उसको आपको बतलाना है। तो हम एक एक करके सारे योगदान देखने वाले हैं। पहले हम देखते हैं मेजनी के योगदान। मेजनी के क्या क्या योगदान थे तो उसके बारे में देख लेते हैं। मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। यानी मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया। आपको यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। और यह संस्था का गठन कब किया गया था, तो 1831 ईस्वी में किया गया था। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, युवा शक्ति में विश्वास करता था। यानी मेजनी जो था यह यंग इटली नामक संस्था का गठन किया और युवा शक्ति में विश्वास रखता था, तथा उसका कहना था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो विद्रोह का नेतृत्व युवकों के हाथों में दे दो। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त करना, उसका एकीकरण करना था। यानी यंग इटली नामक संस्था का क्या उद्देश्य था, ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को दूर करना और उसका एकीकरण करना था। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद किया। यानी उसने इसके लिए जनता जनार्दन और इटली के बुलंद नारा को उजागर किया, अर्थात बुलंद किया। आगे देखते हैं, आगे कहता है, इससे युवाओं में एकता का सूत्रपात हुआ और 2 वर्षों के भीतर यंग इटली के सदस्यों की संख्या 7,000 तक पहुंच गई। यानी जब वह नारा बुलंद किया उससे युवाओं में एकता का सूत्रपात हो गया, यानी एकता में सब बंध गए, यानी सब में राष्ट्रवाद की भावना आ गई। और 2 वर्ष के भीतर ही यंग इटली के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी, तो 7,000 हो गई थी। कितनी हो गई थी, 7,000। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी को निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां से अपनी रचनाओं द्वारा इटली के स्वाधीनता संग्राम को प्रेरित करता रहा। इटली के एकीकरण में उसे पैगंबर कहा गया है। यानी इटली के एकीकरण में उसे पैगंबर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो मेजनी को। मेजनी को क्या कहा जाता है, पैगंबर या मसीहा भी कहा जाता है। आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि इस सारे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं काउंट काबूर के योगदान। ये थे मेजनी के योगदान। काउंट काबूर के क्या योगदान थे इटली के एकीकरण में, तो देखते हैं। 19वीं शताब्दी का एक महान कूटनीतिज्ञ था। यानी काउंट काबूर जो था वह 19वीं शताब्दी का एक महान कूटनीतिज्ञ था। उसने इटली के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया। उससे ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध यूरोप के प्रमुख शक्तियों का समर्थन प्राप्त करके अपनी कूटनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया। वह एक सूझबूझ वाला प्रतिभा संपन्न राजनीतिज्ञ था, जिसने मेजनी कूटनीति का बल दिया। यानी काउंट काबूर जो था वह सर्वाधिक योगदान निभाया था इटली के एकीकरण में, और उसने कूटनीतिज्ञ के बल से अपना सूझबूझ से इटली का एकीकरण किया। और आपको एक और बात बतला दूं कि काउंट काबूर को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है, तो दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। जैसे मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता था, उसी तरह इसको दिमाग कहा जाता है। अब देखते हैं काउंट काबूर के हो गया ये योगदान। अब देखते हैं गैरीबाल्डी की योगदान। गैरीबाल्डी के क्या योगदान थे इटली के एकीकरण में, तो गैरीबाल्डी के योगदान ये थे। देखते हैं, गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। यानी गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है, तलवार कहा जाता है। उसने लाल कुर्ती नामक युवकों का एक संगठन कायम किए। यानी लाल कुर्ती नामक नवयुवक संस्था थी,
उसका गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। आगे कहता है, इसकी सहायता से उसने 1860 में नेपल्स के राजा को पराजित किया। बाद में सिसिली और पोप को भी अपने कब्जे में ले लिया। यानी गैरिबाल्डी जो था वह 1860 ईस्वी के बाद नेपल्स के राजा को पराजित कर दिया और उसे सिसिली और पोप को भी कब्जे में कर लिया। उसके बाद गैरिबाल्डी ने अपने सारे जीते हुए इलाकों को विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। विक्टर इमैनुअल को इटली का राजा घोषित कर दिया गया। यानी सारे जितने भी राज्य जीते थे वह सब विक्टर इमैनुअल को दे दिया था। और विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया था? तो काउंट कावूर को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? तो कावूर को नियुक्त किया था। आगे कहता है, पिडमाउंट सर्डिनिया का नाम बदल कर इटली राज्य कर दिया गया। यानी पिडमाउंट और सर्डिनिया एक राज्य था, उसको नाम बदलकर इटली कर दिया गया। ये थे पहले प्रश्न जो कि आप इस तरह से आंसर लिखिएगा तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और 5 में 5 मार्क्स आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर जो कि इस चैप्टर से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कहता है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? यानी 1848 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे, उसको आपको बतलाना है। देखते हैं इसके उत्तर। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। यानी 1830 में जो क्रांति हुआ था उसके बाद कौन उसका फ्रांस का राजा बना था? तो लुई फिलिप ने फ्रांस का राजा बना था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था। यानी लुई फिलिप जो था अपने विरोधियों को खुश करने के लिए एक स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था। यानी किस नीति का अवलंबन किया था? तो स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था। इसके लिए उसने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था प्रधानमंत्री? तो गीजो को। इसे इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। आगे कहता है, वह किसी भी तरह वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। कौन था आर्थिक सुधारों के विरुद्ध? तो गीजो था वह कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी प्रकार के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसके विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। यानी इसके पास कोई किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था जो उसे सुधार कर सके। उसने शासन काल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई थी। यानी इसके बाद उसके शासन काल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी काफ़ी मात्रा में बढ़ गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध का प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 की क्रांति आरंभ हो गई। यानी उस राज्य में एक भोज का आयोजन किया गया था। कब भोज का आयोजन किया गया था? तो 22 फरवरी 1848 ईस्वी को भोज का आयोजन किया गया था, जिस पर उसने राजा उस पर रोक लगा दिया, जिससे पेरिस में और प्रदर्शन शुरू हो गया, जिससे फ्रांस में 1848 की क्रांति स्टार्ट हो गई। तो ये थे इतने सारे प्रश्न जो कि आपको अच्छी तरह से लिख लेना है और आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और मैं आपको बतला दूं कि यहाँ आपको पूरा सिलेबस तैयार कराया जाएगा। इसलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीतीश चौन BSCB यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छी तरह से याद कर ले ऐसे ऐसे नोट्स को। यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और अगले चैप्टर की अब हम वीडियो लाएंगे। इससे पहले ऑब्जेक्टिव वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और पार्ट 1 वीडियो भी आप जाके देख लीजिए। धन्यवाद।